एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बीए चतुर्थ सेमेस्टर के शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम में बात कर रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, फिर उसके बाद शिक्षा और मनोविज्ञान क्या थे, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। और सामान्यतः इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। और यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य में पहले कि शिक्षा मनोविज्ञान में सामान्यतः उद्देश्य क्या होने चाहिए। जब एक शिक्षक प्रशिक्षुओं को या शिक्षार्थियों को या छात्रों को कोई चीज बता रहा है तो पहला उद्देश्य है सिद्धांतों की खोज एवं संग्रह करना। तो सबसे पहले थ्योरी की खोज करना कि किस तरीके से कौन से मेथड को, कौन से सिद्धांत का कहाँ प्रयोग करना है और किस तरीके से उसको एकत्रित करके शिक्षा के मेथड को आगे बढ़ाना है। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा उद्देश्य है बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना। तो बालकों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक तर्क, चिंतन, मनन, सभी तरीके के मेथड और नैतिकता, ये सारे तरीके के प्रोसीजर का विकास करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्यतः उद्देश्य दर्शाया गया है। उसी तरीके से तीसरा उद्देश्य है शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना। जब एक शिक्षक या प्रशिक्षु या कह सकते हैं छात्र शिक्षण का कार्य करता है तो सबसे पहले हमें मनोविज्ञान की सहायता ले करके शिक्षण के कार्य को और सुचारू और सफल बनाने के लिए सामान्यतः अपने माइंड में रखना पड़ता है। उसी तरीके से अगला उद्देश्य है शिक्षण की विधियों में सुधार करना। जब हम शिक्षण का कार्य करते हैं तो उसमें हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से मेथड के, कौन सी विधि का कहाँ किस तरीके से प्रयोग करना है और कब कब प्रयोग करना है, इसका भी हमें संभवतः ध्यान रखना चाहिए। जैसे कभी कभी अगर हम प्राथमिक सेक्टर के या कह सकते हैं छोटे बच्चों पर अगर हम शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, और उच्च शिक्षा में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उच्च शिक्षा में हमें व्याख्यान विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना, जबकि हम प्राथमिक शिक्षा में व्याख्यान विधि का प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकते, हम प्रैक्टिकल विधि का या कह सकते हैं प्रयोगात्मक विधि का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो कौन सी विधि का किस तरीके से कहाँ कब कैसे प्रयोग करना है, इस तरीके की चीजों का भी शिक्षा मनोविज्ञान के मेथड में ये टारगेट बनाकर, ये उद्देश्य बनाकर के हमें शिक्षण के कार्य को करना चाहिए। और ये अगला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य में शिक्षा उद्देश्यों लक्ष्य की प्राप्ति। तो हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को लगातार बनाए रखना और लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ना, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। तो कहने का पूरा तात्पर्य है कि सबसे पहले हमें सामान्य उद्देश्य माइंड में पहले बना के रखना चाहिए। जैसे सिद्धांतों की खोज करना, मतलब आपने किस सिद्धांत का कितना प्रयोग किया और कितना कलेक्ट करके उस सिद्धांतों की पूर्ति कर रहे हैं, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। उसे तो बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, और इसमें व्यक्तित्व का सार तात्पर्य है कि उसमें नैतिकता, व्यवहारिकता, संवेगात्मक तर्क, चिंतन, मनन, ये सारी चीजें व्यक्ति में किस मेथड से और किस तरीके से दे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व। उसी तरीके से अगला इसी में है शिक्षण के कार्य में सहायता प्रदान करना, अच्छी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, शिक्षण विधि में जहां समस्याएं रही उस समस्याओं को किस तरीके से प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ किस विधि का प्रयोग करना है, ये भी टारगेट होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति हो सके, ये हमारे सामान्य उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य क्या है। यहाँ लिख सकते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य अर्थात मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या है, तो बालकों की कह सकते हैं बालकों की बुद्धि, ज्ञान और व्यवहार में विकास करने के विश्वास को, दृष्टियों को मजबूत करना। तो बालकों की बुद्धि, उनके ज्ञान, उनके व्यवहार में विकास करना और उनको यह विश्वास दिलाना और उनमें मजबूती प्रदान करना या उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करना, दृष्टियों या कह सकते हैं दृढ़ मजबूत करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
दूसरा है बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास में सहायता प्रदान करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ये भी उद्देश्य है भाई, और मुख्यतः उद्देश्य है कि बालकों के प्रति वो निष्पक्ष होकर के और उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक और अच्छे दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता प्रदान करने, जिससे छात्र एक अच्छा अभिव्यक्ति वाला और छात्र एक मजबूत मनोदशा वाला छात्र तैयार हो और भविष्य में भी शिक्षा का प्रयोग करके समाज का, राष्ट्र का समुचित निर्माण कर सके। उसी तरीके से तीसरा, बालकों के बाह्यनी लिखा है या बाह्य व्यवहार होना चाहिए, है ना। बाह्यनी व्यवहार के अनुरूप शिक्षा और सामाजिक संबंधों के स्वरूप और महत्व को अच्छी तरह से समझने में सहायक। तो बालकों के बाह्य व्यवहार और उसके साथ साथ उनके अनुरूप शिक्षा को, सामाजिक संबंधों को, स्वरूपों को, उनके महत्व को अच्छी तरीके से समझने में सहायता प्रदान करना, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। उसी तरीके से चौथा है सामाजिक संबंधों के स्वरूप, महत्व, सामाजिक संबंधों के स्वरूप और महत्व को अच्छी तरीके से समझने में सहायता देना। तो हमारे संबंध किस तरीके से हैं, पिता पुत्र के संबंध, शिक्षक छात्र के संबंध, शिक्षक का समाज से संबंध, शिक्षक का राष्ट्र से संबंध, सारे संबंधों को किस तरीके से और प्रगाढ़ और मजबूत रूप से स्वरूप प्रदान किया जाए और उसके महत्व को किस तरीके से अच्छी तरीके से बालकों को दिया जाए, इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है और ये उसके विशिष्ट टारगेट के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से शिक्षक को बालकों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए उसके सहायक और आवश्यक सिद्धांत प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करने का कार्य जो है वो इसके विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षकों को बालकों के किस तरीके से हमें व्यवहार, जब एक शिक्षक अच्छा व्यवहार करता है तो बालक भी अनायास रूप से अच्छा व्यवहार करने के लिए अतियोस्त रूप से आगे बढ़ता है और वो आवश्यक सिद्धांतों को भी प्रदान करने में सहायता कर पाता है। उसी तरीके से प्रगतिशील शिक्षण विधियों, जैसे आज के समय में ऐसी कुछ प्रमुख विधियां हैं जिसका समुचित रूप से प्रयोग करके शिक्षक जो है, जिसमें प्रगतिशील शिक्षण विधियों, निर्देशन कार्यक्रमों, विद्यालय संगठन और प्रशासन के स्वरूप को निश्चित करने में सहायता प्रदान करने का कार्य भी कहीं न कहीं शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, है ना। आज अभी अगला टॉपिक हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और विशेषताएं। तो सामान्यतः शिक्षा मनोविज्ञान किस तरीके के मेथड को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, किस तरीके से प्रगति को आगे ले जाने का कार्य करता है, तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी कुछ प्रकृति या शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे वास्तुनिष्ठता या वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, है ना, वस्तुनिष्ठता एवं तथ्यात्मक ज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है कि बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए इसी तथ्य में लेस्ट्रेली महोदय ने कहा है कि विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ, तार्किक और व्यवस्थित अध्ययन पद्धति है। और इस चीज को बताया गया शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो निश्चित ही वस्तुनिष्ठ और तार्किक और व्यवस्थित है। यहाँ हम लिख सकते हैं तार्किक एवं व्यवस्थित है, तार्किक एवं व्यवस्थित तथ्यात्मक ज्ञान है। उसी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान की अगली विशेषता है, इसमें निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग करने का कार्य किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में ये सामान्यतः देखा जाता है कि इसको वैज्ञानिक मेथड से हम इसका निरीक्षण भी कर सकते हैं, इसका परीक्षण भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी तीसरी विशेषता है शिक्षा मनोविज्ञान की कि ये कार्य कारण संबंध को और ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत करने का भी कार्य कर सकता है। जैसे जिस अध्यापक में संप्रेषण क्षमता की कमी होती है और कक्षा में अधिक शोर हो रहा है, तो उसको उस अनुसार से कह सकते हैं मजबूत करने, व्यवस्थित करने या उसको सुधारने का, जो उसके रुचि, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उनको अधिगम कराने का, या कोई छात्र थोड़ा पढ़ने में कमजोर है तो उस छात्र को किस मेथड से, किस कार्य कारण के संबंधों को जोड़ करके वो शिक्षा मनोविज्ञान की ही विशेषता के अंतर्गत आता है कि इसको और ज्यादा मजबूत कर सके। उसी तरीके से चौथा है सामान्यीकरण और सार्वभौमिकता। तो कहने का तात्पर्य है
कि जब शिक्षा मनोविज्ञान की ये भी विशेषता है कि विज्ञान की विभिन्न घटनाओं को सामान्य तरीके से बताना, है ना, सामान्यीकरण और सार्वभौमिकीकरण, मतलब सामान्य तरीके से बताना और सभी के लिए बताना, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता के अंतर्गत आता है। और अगला है सत्यापनशीलता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा सृजनात्मकता की तरफ आगे बढ़ने का कार्य कराता है, और शिक्षा मनोविज्ञान ये भी बताता है कि किस तरीके से सत्य को और सत्यापित किया जा सकता है, और सत्य को पहचान करके हम अपने परिणामों तक आसानी से और सरल तरीके से पहुंच सकते हैं। ये भी शिक्षा मनोविज्ञान बताने का कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता ये भी है कि ये वर्तमान के अनुसार भविष्य को भी बताने का कार्य करता है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का कम शब्दों में अगर हम देखेंगे तो कम शब्दों में बताने का रीजन यही है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अगर विशेषता देखा जाए तो इसमें वस्तुनिष्ठता, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा पूरा ऑप्शनल है, इसको हम समझ सकते हैं। ये तथ्यों के ऊपर ज्ञान तार्किक और व्यवस्थित देने पर बल देता है। इसमें निरीक्षण और परीक्षण और प्रयोग का भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हाथ रहता है। तो जान समझ सकते हैं छात्रों के कि किस तरीके से निरीक्षण करना है, किस तरीके से परीक्षण करना और प्रयोग करना है। कारण कार्य संबंधों, यहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच कारण और संबंधों को हम समझ सकते हैं और उसको आगे बढ़ाकर उनको जोड़ करके शिक्षण में शिक्षक और छात्र के बीच संबंधों को और ज्यादा किस तरीके से प्रगाढ़ बनाया जाए, इस तरीके की चीजों पर भी हम कार्य कर सकते हैं। संबंधों को और प्रगाढ़ करके शिक्षण व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और इसमें सामान्यीकरण और सार्वभौमिक, मतलब इसको सामान्य तरीके से और सार्वभौमिक तरीके से भी दे सकते हैं। इसको सत्यापित भी कर सकते हैं जिससे हम परिणाम को आसानी से अचीव कर सकते हैं। और इसमें भविष्य कथन अर्थात भविष्य के बारे में भी चीजों को आसानी से और सरल तरीके से बता सकते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। इस उपयोगिता को कुछ खंडों में डिवाइड किया गया है और इससे हम जान सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या विशेषता है या क्या उपयोगिता है। इसको 3 खंडों में डिवाइड किया गया है, जैसे विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोगिता है, उसके साथ साथ छात्रों के लिए शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, और अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है ना। तो पहला है वंशानुगत और वातावरण का ज्ञान प्रदान करना। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक को वंशानुक्रमण और वातावरण के महत्व का हम जानकारी दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, जिससे वो खराब वातावरण से अपने को दूर रखने के उपाय खोज सके और अपने आप को एक सुदृढ़ और व्यवस्थित छात्र बना सके। तो विद्यार्थियों के लिए इसकी उपयोगिता ये है कि उसके वंशानुक्रत मतलब पीछे के जनरेशन और वातावरण दोनों में किस तरीके से कॉम्बिनेशन करके हम ज्ञान को और ज्यादा एक्सप्लेन करके या व्यवस्थित करके जो उनमें कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सकते हैं। उसी तरीके से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता मानसिक क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करना, और मानसिक क्रियाओं के ज्ञान प्रदान करने का तात्पर्य है कि इससे बालक को सीखने में, चाहे उसके स्मरण हो, चाहे उसके तर्क विचार करने या क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। तर्क करना, चिंतन करना, मनन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, अपनी क्षमताओं को और ज्यादा प्रगाढ़ करना, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान से ही और ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत हो सकता है, जिससे बालक जो है सहायता प्राप्त करके अपनी कमियों को या कह सकते हैं सुधार कर सकता है। तो मानसिक क्रियाओं का ज्ञान भी, जिसमें तर्क, क्रम, चिंतन, मनन क्षमताओं को प्रमोट करके शिक्षा मनोविज्ञान के मेथड से इसको और ज्यादा प्रगाढ़ कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए ये इसलिए और भी लाभदायक है क्योंकि योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है कि किस छात्र, क्योंकि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा ही बालकों को उनकी योग्यताओं, उनकी क्षमताओं का ज्ञान होता है, जिससे वो उसकी सहायता से अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी योग्यताएं होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी छात्र के अंदर कम है, तो उसको और ज्यादा शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से उस योग्यता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसकी क्षमताओं में और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं,
जिससे शिक्षा मनोविज्ञान की पॉपुलैरिटी या उसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाती है। छात्रों की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों और अभिप्रायों को ज्ञान भी हो जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि छात्रों की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है या उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करके उनकी मूल प्रवृत्तियों, रुचियों और अभिप्रेरणाओं में भी हम चेंजेस लाने का कार्य कर सकते हैं। उसी तरीके से आत्म मूल्यांकन और मापन की विधियों का ज्ञान है। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करके ही उनमें आत्म मूल्यांकन कह सकते हैं कि किस तरीके से हम चिंतन करें या किस तरीके से अपने आप को मापे, इन विधियों का ज्ञान भी कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान से पूरा हो पाता है। तो विद्यार्थियों की उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है कि उसके वंश, उसके वातावरण, उसकी मानसिक क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है, उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है, उनकी मूल प्रवृत्तियों, रुचियों और अभिप्रेरकों या कह सकते हैं मोटिवेशन का ज्ञान हो जाता है कि किस तरीके से मोटिवेट होना है। आत्म मूल्यांकन और मापन की विधियों का भी ज्ञान हो जाता है। अगले सिस्टम में देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापकों के लिए क्यों उपयोगी है। तो ये अध्यापकों के लिए इसलिए उपयोगी और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थी को हम जान पाते हैं। जानने में सहायता देने का काम कौन करता है? वो शिक्षा मनोविज्ञान करता है कि किस विद्यार्थी पर किस मेथड का कितना और किस तरीके से प्रयोग करना है, ये शिक्षा मनोविज्ञान से ही पूर्त हो पाती है। तो विद्यार्थियों में उनके शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक सभी चीजों का ज्ञान और उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके तर्क, चिंतन, मनन सभी मेथड का ज्ञान जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करके एक अध्यापक कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति कर सकता है। वो पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? तो वो शिक्षा मनोविज्ञान से हो पा रहा है। तो विद्यार्थियों को जानना या विषय वस्तु का चयन और आयोजन की उपयोगिता, तो कहने का तात्पर्य किस विषय वस्तु का कब चयन करना है और किस तरीके से उसका आयोजन करना है और कितनी इसकी उपयोगिता है, इस मेथड के बारे में भी जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान देता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। इसी तरीके से अध्यापन और सीखने की कला, तकनीक को सुझाना, तो शिक्षा मनोविज्ञान ही एक अच्छे अध्यापन के गुण बताने का कार्य करता है क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार वो अपने आप को समझेगा, मंथन करेगा, चिंतन करेगा और सीखने के प्रोसेस में उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो सीखने की कला और तकनीक को भी आगे बढ़ाने का कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के लिए क्यों आवश्यक है? उसमें सीखने के लिए उचित परिस्थितियों और वातावरण का आयोजन करने का कार्य करता है। तो शिक्षकों के लिए ये इंपॉर्टेंस इसलिए, इसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाती है कि किस परिस्थिति में, किस वातावरण में इसका आयोजन करना चाहिए जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक सरल, सुगम और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सके। उसी तरीके से उचित अनुशासन स्थापित करने में भी सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यह अनुशासन को मेंटेन करने का काम करता है और अनुशासन को और ज्यादा सुव्यवस्थित करने का कार्य भी कहीं ना कहीं ये करता है। और अगला पॉइंट है स्वयं को, अपने आप को समझने का भी ये बहुत बड़ा कार्य करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। कि एक अध्यापक अपने आप को चिंतन करता है, मनन करता है किस तरीके से चीजों को और आसानी से और सरल तरीके से आगे बढ़ाया जा सके जिससे छात्र और अधिगम कर सके। मार्ग निर्देशन में भी सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। विद्यालय को संगठित और सुव्यवस्थित करने का कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो इस तरीके से अभिभावकों के लिए भी कुछ पॉइंट हम जल्दी से देख लेते हैं, है ना, कि शिक्षा मनोविज्ञान में अभिभावकों के भी क्या उपयोगिता है। तो वंशानुक्रम और उसके साथ साथ वातावरण के शैक्षिक महत्व का भी ज्ञान देता है। बालकों के व्यक्तित्व का भी ज्ञान देता है कि बालकों के व्यक्तित्व को कैसे और निखारा जाए। जैसे एक शिक्षक बालक के व्यक्तित्व को निखारता है, उसमें अभिभावक का भी कहीं ना कहीं रोल होता है और वो उसके वातावरण से, उसके वंश से और उसके व्यक्तित्व को और ज्यादा प्रमोट करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता बढ़ जाती है। बालकों की अभिवृद्धि और विकास करने का, किस बालक का किस तरीके से बुद्धि का विकास करना चाहिए, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान और मूल्यांकन विधियों का भी ज्ञान देने का कार्य जो है शिक्षा मनोविज्ञान के सिस्टम में। बालकों के विशिष्ट समस्याओं के समाधान में भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता और शैक्षिक निर्देशन के उपयोग में भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू।